हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं को जो कि 2014 से लेके 2023 तक का है उसे हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको मैं बता दूं कि इस वीडियो में मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सारी योजनाओं को बताया है ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी अन्य कंटेंट पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो सारे योजनाओं को मैंने डिटेल में बताया है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला योजना है पीएम प्रणाम योजना। इस प्रणाम का एक फुल फॉर्म है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। अब ये फुल फॉर्म जो है ये एग्जामिनर आपसे कैसे पूछेगा, ये पूरा ही फुल फॉर्म आपसे कभी नहीं पूछेगा एग्जामिनर। उसमें आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से देगा कि पीएम प्रणाम योजना में जो एन है ये क्या है, या फिर जो एम है ये क्या है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस या कोई भी अन्य एग्जाम है उसमें एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें सवाल आपसे इसी तरीके से पूछे जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म आप याद रखें। इसे प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने। कब किया है? तो 28 जून 2023 को। अब चलिए हम देखते हैं कि ये योजना आखिर किससे संबंधित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो किसानों द्वारा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। तो रासायनिक उर्वरक जो होते हैं जिसका इस्तेमाल किसान करते हैं अनाज के बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए। तो इसमें प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इसका एक डिमेरिट ये है कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से क्या होता है, मिट्टी की जो उर्वरता होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से अगर मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने लगती है, तो इसका एक रास्ता, वैकल्पिक एक अल्टरनेट रास्ता भी है, और वो ये है कि उस मिट्टी में जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाए। जैविक खाद के इस्तेमाल करने से क्या होता है कि मिट्टी जो है ये वापस बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो इस योजना के अंतर्गत धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करने के साथ साथ मिट्टी के पोषण को फिर से स्थापित करने का लक्ष्य है सरकार का। दूसरा एक कारण और है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही थी, जिसके वजह से क्या हुआ कि जितने भी किसान हैं उन्हें जितना फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना था उससे कहीं ज़्यादा, उससे 4 टाइम्स ज़्यादा वो इस्तेमाल करने लगी। इसी के वजह से सरकार एक तो अपनी सब्सिडी के बोझ को भी कम करना चाहती है, और दूसरा सरकार ये चाहती है कि फर्टिलाइजर्स के स्थान पर, जिसमें कि अमोनिया होता है, उसके स्थान पर वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। वैकल्पिक उर्वरकों में बहुत सारे जैविक खाद होते हैं। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में किया गया था, और इस योजना के लिए 3.68 लाख करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है सरकार के द्वारा। तो ये आप इमेज में जैसा कि देख सकते हैं, एक किसान है जो कि फर्टिलाइजर्स का छिड़काव कर रहा है। चलिए अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना, तो ये प्रारंभ हुआ था 6 अगस्त 2023 को। तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम में डिफरेंस क्या है आप ये समझिए। यूपीएससी जब भी सवाल पूछती है तो 4-5 पॉइंट्स को लेकर डाल देती है सवाल में। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, इस तरह से। स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में क्या होता है कि वो तारीख भी पूछती है। बहुत सारे आप बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर देखिए, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन पेपर देखिए, तो उसमें कौन सा योजना कब प्रारंभ हुआ इसका डेट भी दिया जाता है। तो आप डेट को भी माइंड में रखें। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो हमारे पीएम मोदी के द्वारा प्रारंभ किया गया। अब बात आती है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। अब तो इसका उद्देश्य है देश के कुल 1309 रेलवे स्टेशन, ये डेटा को आप याद रखें, 1309 रेलवे स्टेशन का होगा कायाकल्प। लेकिन पहले चरण में इसमें केवल 508 स्टेशनों पर ही काम किया जाएगा। ये 24,470 करोड़ रुपीस का खर्चा कर रही है सरकार इसमें। इस योजना में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत क्या क्या डेवलप किया जाएगा।
तो इसमें वेटिंग हॉल को डेवलप किया जाएगा, लिफ्ट बनाया जाएगा, एस्केलेटर होगा, मुफ्त वाईफ़ाई की सुविधा दी जाएगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेशन पे लोगों को बहुत ज़रूरी काम होता है इंटरनेट का और वहाँ पे इंटरनेट उनका चलता नहीं। इसके वजह से सरकार ये मुफ्त वाईफ़ाई की सुविधा भी प्रदान करेगी। इसका एक कुछ डिमेरिट भी होगा कि इतनी सारी सुविधाएँ सरकार प्रदान करेगी, तो रेलवे का जो भाड़ा होगा वो भी इंक्रीज़ होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होगा, क्योंकि सुविधा जितनी भाड़ा उतना। आप एग्री करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस योजना के अंतर्गत कुल 7 राज्यों का चयन किया गया है, जिसमें है, बिहार में टोटल 48 स्टेशंस को डेवलप किया जाएगा, असम में 31, आंध्र प्रदेश 18, यूपी राजस्थान 55 और झारखंड 20। तो इसमें एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत के किस राज्य में सर्वाधिक स्टेशनों को डेवलप किया जाएगा? तो उसमें कौन सा होगा? यूपी होगा और राजस्थान होगा। यहाँ पे ये दोनों का 55 नहीं है, ये दोनों का 55-55 है, यानी 55 यूपी में और 55 राजस्थान में। बात करें इंडियन रेलवे की, तो भारत का जो रेलवे है वो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। किस नंबर का? चौथे नंबर का। ये ध्यान, चौथा अगर भारत है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? पहला है अमेरिका, रूस और फिर तीसरे नंबर पर है चीन। अब अगला योजना देखते हैं, पीएम मित्र योजना। ये सारे जितने भी सवाल हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और क्योंकि मैंने इसीलिए इसमें पूरा डिटेल्ड वे में बताया है, ताकि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले तो उसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाए। चलिए, पीएम मित्र योजना देखते हैं कि कब प्रारंभ हुआ। तो ये प्रारंभ हुआ था 6 अक्टूबर 2021 को। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा। पीएम मित्र योजना ये किससे संबंधित है? पहली बात, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें। पीएम मित्र योजना का फुल फॉर्म है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये किससे संबंधित है? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से संबंधित है। किन स्थानों पर इसको प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इतने राज्यों में इसको प्रारंभ किया गया है। और ये किस मॉडल पर आधारित होगा? तो ये पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा। पीपीपी मॉडल क्या है? ये है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों शामिल होंगे। इस योजना से क्या लाभ होगा ये देखते हैं। तो 2 लाख से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे युवाओं को, और लॉजिस्टिक लागत में भी कमी आएगी। लॉजिस्टिक लागत का मतलब हुआ, बाजार में जब भी कोई सामान सेल होता है, चाहे वो कपड़ा हो या कोई अन्य सामान, वो एक चेन के थ्रू आता है। जो प्रोडक्शन करता है वहाँ से आएगा, उसके बाद फिर ब्रोकर है, फिर होलसेल है, फिर वो बहुत सारा एक जो लेयर होता है ना, उसकी लागत को कम करना, ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इसकी अवधि देखें तो 5 वर्ष की अवधि है इस योजना की, 5 वर्ष के अंदर इसे पूरा करना है। इसमें वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, और इसमें जो उत्पाद होंगे, जो भी उत्पाद होंगे उसे विश्व स्तरीय बनाना ही इसका लक्ष्य है। अब ये इस योजना से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे आप याद रखें। जब बहुत टफ लेवल में जाएगा एग्जामिनर, तो आपसे ये जरूर पूछेगा। ये योजना पीएम के 5F मॉडल से प्रेरित है। अब ये 5F मॉडल क्या है, इसे ध्यान रखिए। 5F यानी कि F लेटर से 5 शब्द हैं इसमें। क्या क्या है? फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। इस विजन पे ये योजना कार्य करेगा। तो इसमें आपसे एग्जामिनर सवाल कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा कि कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है। हो सकता है आपसे फार्म दे दे, फाइबर दे दे, फैक्ट्री दे दे, फैशन दे दे, फॉरेन ना दे, फॉरेन के अलावा एफ से कोई और वर्ड दे दे, और पूछे कि इसमें कौन नहीं है। तो इसीलिए इस 5F को आप जरूर ध्यान रखें। इस योजना के तहत सरकार का क्या लक्ष्य है? 3 वर्षों में, आने वाले 3 वर्षों में कितना टेक्सटाइल पार्क स्थापित करेगी? 7 टेक्सटाइल पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप याद रखें। 5F, और 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क का स्थापना करेगी। इसकी घोषणा हुई थी केंद्रीय बजट 2021-22 में। इस योजना में कुल खर्च आएगा 4,445 करोड़ रुपए। अच्छा, इसमें 2 प्रकार के पार्कों का विकास किया जाएगा। एक तो ग्रीनफील्ड पार्क, दूसरा ब्राउनफील्ड पार्क। अब ये ग्रीनफील्ड पार्क किस चिड़िया का नाम है? तो ग्रीनफील्ड जो पार्क है, ये किस तरह का पार्क है? बिल्कुल नई परियोजना होगी, यानी जो कंप्लीट न्यू परियोजना, न्यू पार्क जो डेवलप होगा वो ग्रीनफील्ड पार्क के अंतर्गत आएगा। और ब्राउनफील्ड पार्क जो है वो क्या है? तो वो पार्क जो पहले से है और उसको डेवलप किया जाएगा। तो ये अंतर है ग्रीनफील्ड पार्क में और ब्राउनफील्ड पार्क में।
चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना को प्रारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है हरियाणा के करनाल से 30th ऑफ अप्रैल को। गोवर्धन इसका भी फुल फॉर्म है। ये क्या है? गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो अग्रो रिसोर्सेस धन। चलिए इसका उद्देश्य समझ लीजिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए पहला उद्देश्य क्या है? कि गोबर को खाद और बायोगैस में बदलना। जितने भी गोबर है उसको ऑर्गेनिक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाए और साथ में उससे बायोगैस भी बनाया जाए। इससे एक लाभ और क्या होगा कि गांव जो है वो स्वच्छ रहेगा। इसके अंतर्गत 500 नए कचरा से संपदा संयंत्र प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ये देखिए इस तरह का प्लांट होगा जिससे बायोगैस का उत्पादन किया जाएगा। अगला सवाल है मिशन वात्सल्य योजना। ये तो मिशन वात्सल्य योजना जो है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये योजना? तो इसको ये जो है ये योजना आता है महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत। और ये किसके लिए प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए। कि बहुत सारे नाबालिगों के साथ बलात्कार होता है, बहुत सारा रेप केसेस आपको सुनने को मिलता है, सेक्सुअल हरासमेंट का केस आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह के जो नाबालिग होते हैं और उनसे उत्पन्न जो नवजात शिशु होते हैं, उसके लिए पुलिस की सहायता, कानूनी सहायता और उनको बीमा कवर, ये सारा चीज़ प्रदान किया जाएगा मिशन वात्सल्य योजना के तहत। अब देखते हैं ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है, जो कि है मिष्टी योजना। मिष्टी योजना को कब प्रारंभ किया गया? 5 जून 2023 को। 5 जून को क्या है? 5 जून को है पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही मिष्टी योजना को प्रारंभ किया गया, जैसा कि आप सेकंड पॉइंट में देख सकते हैं, पर्यावरण दिवस के अवसर पर। इसको प्रारंभ किया है पीएम मोदी ने। मिष्टी का फुल फॉर्म देख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये है इसका फुल फॉर्म, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये आप जैसा कि इमेज में देख सकते हैं, ये है आर्द्र भूमि, वेटलैंड। वेटलैंड वो एरिया होता है जो कि पानी से घिरा हुआ जो एरिया होता है, उसे ही वेटलैंड कहते हैं। क्योंकि ये योजना संबंधित है मैंग्रोव से। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें मैंग्रोव वर्ड भी शामिल है। तो अगर आपको इस योजना को समझना है तो आपको सबसे पहले मैंग्रोव वन को समझना होगा। मैंग्रोव वन क्या होता है? ये जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये है मैंग्रोव वन यानी कि वेटलैंड। तो मैंग्रोव वन भारत के तटीय इलाकों में पाए जाते हैं। यहाँ ऐसे वृक्ष होते हैं जो खारे और अर्ध खारे पानी में पाए जाते हैं। ये ऐसा जल है जो मीठा और खारा पानी का मिश्रण होता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये ज्योग्राफी के अंदर भी आता है ये सवाल। तो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ है? सुंदरवन है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल के किस एरिया में? दक्षिण परगना क्षेत्र में। दक्षिण परगना क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है, जिसका नाम है सुंदर वन। चलिए अब देख लेते हैं कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन भारत के किस किस स्थान पर है। तो जैसा कि हमने देख लिया कि सर्वाधिक कहाँ पर है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। कितना है? 42.45% मैंग्रोव वन यहाँ पर है। गुजरात में 23.66% और अंडमान निकोबार में 12.39%। ये वो जगह है, ये वो राज्य है जहाँ सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। और मैंग्रोव वन को बचाने के लिए ही सरकार ने इस योजना को लाया है। अब सरकार मैंग्रोव वन का संरक्षण क्यों करना चाहती है, ये भी समझिए। मैंग्रोव वन आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे इन्वायरमेंट के लिए? तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बता दिया कि मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के तटीय किनारों पर ये पाए जाते हैं। मैंग्रोव वनों से क्या फायदा होता है कि समुद्र में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का पसार होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को मैंग्रोव वन क्या करता है? अवशोषित कर लेता है, कार्बन को खींच लेता है, जो कि हमारे पॉल्यूशन का सबसे मुख्य कारण होता है, उसको वो अवशोषित कर लेता है। इसीलिए मैंग्रोव वन काफी इंपॉर्टेंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अब अगला योजना देखते हैं, नई स्वर्णिम योजना। इसके मंत्रालय को आप ध्यान रखिएगा, इसको प्रारंभ किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। अगला है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम।
जिसका हिंदी नाम है जीवंत ग्राम कार्यक्रम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सीमा से जुड़े गांवों का विकास करना। इसको प्रारंभ किया गया है 15 फरवरी 2023 को। और इसमें कुल खर्च कितना करेगी सरकार? तो 4800 करोड़ का खर्च करेगी। अब ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस योजना को सरकार ने प्रारंभ कहाँ से किया। तो इसको प्रारंभ किया है किस स्थान से? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिला के किबिथू गांव से। तो ऑप्शंस में आपका कोई एक भी दे सकता है। सवाल कुछ ऐसा हो सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम भारत के किबिथू गांव से प्रारंभ किया गया, ये किस राज्य में है? या अंजाव जिला से प्रारंभ किया गया, ये किस राज्य में है? या अरुणाचल प्रदेश के किस गांव से किया? इस तरीके से सवाल कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए एग्जामिनर पूछती है। तो ये तीनों नाम आपको याद रखना है। किसके द्वारा इसे प्रारंभ किया गया है? तो हमारे अमित शाह, जो कि कौन मंत्री हैं? सहकारिता मंत्री के साथ साथ हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। ये सब कुछ डेटा है, जो डेटा आपके प्रिलिमिनरी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ साथ आपके मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी ये डेटा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब भी मेंस एग्जाम में आप किसी डेटा को डालते हैं तो वो आपके आंसर को और भी ज़्यादा इन्हेंस और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। तो इसके अंतर्गत कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत कुल 2967 गांव को शामिल किया गया है। और जिले कितने हैं? तो 19 जिले के 2967 गांव को शामिल किया गया है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में इसमें केवल 662 गांव को ही लिया गया है। ये योजना कितने वर्षों का है? तो 2022-23 से लेकर 2025-26 तक का कार्यकाल है इस योजना का। अब इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से क्षेत्र आते हैं? तो सीमावर्ती क्षेत्र, ये जो एरिया है ना सीमावर्ती क्षेत्र, ये एरिया को इसमें शामिल किया गया है। अब इसमें अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल है, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं सीमावर्ती क्षेत्र है लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड। तो यहाँ एक पॉइंट आप और याद रखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने राज्य में प्रारंभ किया गया या कितने यूटी में प्रारंभ किया गया। तो इस योजना को एक यूटी में प्रारंभ किया गया, जो कि कौन सा है? लद्दाख है। और 4 राज्य में प्रारंभ किया गया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तराखंड, अरुणाचल, हिमाचल और सिक्किम। इसके तहत क्या-क्या किया जाएगा? तो इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है इसका विस्तार किया जाएगा, बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास किया जाएगा, और युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार जैसी जैसे फायदे इस योजना से होंगे। अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है, ये है पीएम डिवाइन कार्यक्रम। ये प्रारंभ हुआ था 12 अक्टूबर 2022 को। इसमें लागत आई है 6,600 करोड़। इसकी अवधि है 4 वर्ष का, यानी कि 2022-23 से लेके 2025-26 तक। पीएम डिवाइन का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो जैसा कि इसका अगर आप फुल फॉर्म जानेंगे तो ये किस लिए ये योजना है ये भी आप समझ लेंगे, क्योंकि किस एरिया का डेवलपमेंट होगा? नॉर्थ ईस्ट एरिया का। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? मिजोरम राज्य, जो कि नॉर्थ ईस्ट में आता है, उस स्थान के लिए बांस लिंक्ड रोड का निर्माण करना, ताकि आने जाने में काफ़ी सुविधा हो वहाँ के लोगों को। और किसी भी एरिया का जो डेवलपमेंट होता है वो वहाँ के रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, रोड अच्छा होगा, तो आने जाने का रास्ता खुलेगा। उससे क्या है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट इन सब सारी चीज़ों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, जिससे उस क्षेत्र का विकास भी होता है। तो इसके अंतर्गत जंगलों से बांस के परिवहन में मदद मिलेगा। और इसका वित्त पोषण को ध्यान रखें, इसका वित्त पोषण 100% केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। नॉर्मली जितनी भी योजनाएं होती हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें केंद्र और राज्य के बीच में 60-40 के रेशियो में कार्य होता है, यानी 60% केंद्र वहन करती है और 40% जो है वो राज्य वहन करती है। लेकिन इस योजना में 100% केंद्र के द्वारा वहन किया जा रहा है। हाँ, एक पॉइंट और याद रखें, वो एरिया जो कि पहाड़ी इलाका होता है, वो जो पहाड़ी इलाका होता है उस जगह के लिए जब कोई योजना बनती है, तो उस तरह के योजना में केंद्र 90% का वहन करती है, और वो जो पहाड़ी इलाका वाला क्षेत्र है वो 10% का वहन करती है खर्च का। चलिए अब देखते हैं अगला इम्पोर्टेंट सवाल है अग्निपथ योजना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ये बहुत चर्चा में था, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। ये योजना क्या है इसे समझते हैं। अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों की तीनों सेनाओं में भर्ती से संबंधित है। तो इसके सशस्त्र बल, ये इसके अंतर्गत कौन कौन से बल आते हैं? थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों सेना आते हैं सशस्त्र बलों के अंतर्गत। ये प्रारंभ हुआ था 14 जून 2022 को। इसके लिए योग्यता है
10th थर्ड एंड 12th पास। आयु है 17.5 साल से लेके 21 वर्ष। और इस योजना के तहत क्या है कि 25% युवाओं की सेवा को नियमित किया जाएगा। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट, अमृत धरोहर योजना। इस योजना को रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है। रामसर स्थल जो कि आर्द्रभूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर स्थल क्या होता है? वो स्थान जो जहाँ पर आर्द्रभूमि होती है उसे ही रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। रामसर कहाँ पर है? ये है ईरान में। ईरान का एक स्थान है जो कि है रामसर। और भारत में वर्तमान में कितने रामसर स्थल हैं? कुल 75 रामसर स्थल हैं। तो इसके संरक्षण के लिए ही ये अमृत धरोहर योजना को प्रारंभ किया गया है। कब किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी के द्वारा। ये कब है? 5 जून 2023 को। ये किस मंत्रालय को इसकी जिम्मेदारी दी गई है? तो ये है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और इसे 3 वर्षों के लिए प्रारंभ किया गया है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है आर्द्रभूमि। अगला सवाल है अटल व्यो अभ्युदय योजना। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसको प्रारंभ किया गया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। योजना का उद्देश्य है वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना, उनके लिए वृद्धाश्रम खोलना, स्वास्थ्य केंद्र खोलना। ये सभी इस योजना के अंतर्गत आता है। अब अगला सवाल हम देखते हैं, राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया उन्मूलन मिशन। तो इसे समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझिए कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। तो ये एक असामान्य होमोग्लोबिन होमोग्लोबिन यानी कि आरबीसी, रेड ब्लड सेल, इसके अंदर जो है ऑक्सीजन ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है उसमें एक विकार हो जाता है जिसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। आरबीसी में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता और जो ब्लड का जो फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन जो है उसका मात्रा बहुत ही कम हो जाता है। तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। इसके उन्मूलन के लिए एक मिशन प्रारंभ किया है केंद्र सरकार ने। तो सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है 2047 तक। इसका शुभारंभ किया गया है एमपी के शहडोल से। और इसको भारत के 17 राज्य के अंतर्गत आने वाले 278 जिलों में इसको लागू किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं, यही है सिकल सेल। ये जो है राउंड वाला, ये है आरबीसी और ये है सिकल सेल, जो कि ऑक्सीजन के फ्लो को कम कर देता है हमारे ब्लड में। तो केंद्र सरकार के प्रमुख योजनाओं का ये वीडियो का पार्ट 1 है। क्योंकि मैंने सारे योजनाओं को बहुत ही डिटेल में बताया है तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं बहुत ही जल्द लाऊंगी। तो इसके अगले पार्ट को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे वीडियोस की। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।